और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। त्रिपुरा से है ये खबर। त्रिपुरा में हुए फसादात के मामले में फैक्ट फाइंडिंग टीम ने त्रिपुरा दौरे के बाद कई अहम इंकशाफात किए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकीला की टीम के रुकन अमित श्रीवास्तव ने कहा कि फसादात शुरू होने से 10 दिन कबल से मंसूबाबंदी की गई। इसके खिलाफ कार्रवाई करने में हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाया गया। अमित श्रीवास्तव ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुलिस फसादात के मौके पर खामोश तमाशाई बनी रही। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ताहाल मुतासरीन की जानिब से सिर्फ शिकायत वसूल की जा रही हैं, हालात पर काबू पाने के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया। त्रिपुरा में हालात की संगीनी को लेकर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। देखिए, सरकारें तो हमेशा झूठ बोलती है और सरकार की पुलिस भी जो सरकार चाहती है वैसा ही बोलती है। तो ये तो सब पे झूठ है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। हम तो हमारी आंखों से देख करके आए हैं। वहाँ पर मस्जिदें जलाई गई हैं, जानमाज़ें जलाई गई हैं, कुरान जलाए गए हैं और मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया गया है। जिनको जला नहीं सकते थे मस्जिदों को, उनके दरवाजे तोड़ दिए, उनकी खिड़कियाँ तोड़ दी, उनके पंखे तोड़ दिए और कुछ लोगों के घरों पर जो है ये भगवा झंडा लगा दिए। तो ये सारी चीज़ें तो वहाँ पर हुई हैं। तो एफआईआर के बारे में हमने हमारे रिपोर्ट में भी लिखा है कि उन लोगों की कंप्लेंट राइटिंग में रख ली है, लेकिन एफआईआर की कोई कॉपी हमको नहीं मिली है। तो उन्होंने बताया कि हमें यही दिया है, तो इसका मतलब एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई है। और पुलिस का क्या तरीका होता है इसके अंदर, पुलिस क्या सबकी कंप्लेंट लेती है, उसको ज़्यादा प्रेशर आता है तो उसको कंपाइल करके एक एफआईआर बना देती है। तो हमें इसमें जो है अंदेशा ये है कि पुलिस एक एफआईआर करके सब लोगों को इसके अंदर बरी करने की कोशिश करेगी। देखिए, मुझे लगता है कि त्रिपुरा के बाद अब अगला टारगेट इनका मध्य प्रदेश है और यूपी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कुछ टाइम बाद चुनाव है और यूपी में भी कुछ टाइम बाद चुनाव है। और मैं पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूं कि अगर आप पत्रकारों ने ये आवाज़ नहीं उठाई तो कल को ये जो आग है ये पूरे भारत में फैलने वाली है। और अगला टारगेट मुझे इसका यूपी और मध्य प्रदेश साफ साफ नजर आता है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं। आपने मध्य प्रदेश में देखा, एक चूड़ी वाले का जो इंसिडेंट हुआ, एक छोटे से चूड़ी वाले के इंसिडेंट में वहाँ के गृह मंत्री बयान दे रहे हैं कि इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, इसका बाहर की ताकत से इसका कनेक्शन है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ऐसी एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन तो की नहीं। त्रिपुरा में पिछले दिनों हिंसा हुई थी और बहुत सारी मस्जिदों को आग लगाई गई, दुकानों को आग लगाई गई। एक फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां पर जाकर वापस आई है। हमारे साथ हैं फैक्ट फाइंडिंग टीम के मेंबर मुकेश जी और साथ ही साथ अमित श्रीवास्तव जी। मुकेश जी, क्या पाया आप लोगों ने? क्या ये प्लानिंग थी या एक इंसिडेंट था? ये नहीं, ये ट्रेनिंग थी। अभी त्रिपुरा के जो हिंदू हैं और जो मेजॉरिटी है उसको ट्रेन किया जा रहा है। ये उनका पहला ट्रेनिंग कैंप था जिसमें उनको नफरत करना सिखाया जा रहा है। हमें ग्राउंड पे जाके पता चला कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वहाँ की वो पीस लविंग है। उनको ये पता ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम होने से डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। वो कॉर्डियली एक साथ सालों से रह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये ट्रेनिंग थी, ये ट्रेनिंग ऐसा क्या है? ऐसा क्या आपने पाया, क्या देखा वहाँ पर? हाँ, हमने ये देखा कि जो लोग हैं, जो पॉपुलस लोग हैं हिंदू कम्युनिटी से, वो लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल पीसफुल डे टू डे लाइफ में साथ में टीवी देख रहे हैं। हिंदू जो फ्रेंड है वो मुस्लिम के यहाँ इतना होने के बावजूद भी वो उसकी शॉप पे आ रहा है, पूरा दिन अपना बिता रहा है वहाँ पे। और उस जगह पे अगर आप ये देखें कि लोग वेंडलाइज कर दे रहे हैं घरों को, मॉस्क को आग लगा दे रहे हैं, तो उनके ऊपर भी तो असर होना चाहिए ना, कि इनसिक्योरिटी तो आना चाहिए ना, एक डर तो आना चाहिए ना। लेकिन आप बता रहे थे कि कई मस्जिदें जलाई गई और लूटपाट की गई दुकानों को, तो कितना नुकसान है आखिर वहाँ पर? देखिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि बहुत हाईली इकोनॉमिक स्टेट नहीं है, बहुत पैसा नहीं है उस स्टेट में। तो जो मस्जिद भी थी वो भी शीट्स की बनी हुई, जो मस्जिद वेंडलाइज हुए दोनों शीट्स की बनी हुई थी। तो अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखेंगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है, घरों का नुकसान ज़्यादा है। दुकान में सामान था, जो राशन का सामान था, किताबें थी, स्टेशनरी आइटम्स थे, उसमें नुकसान हुआ है। उन लोगों ने बताया कुछ दुकानों में 15-15 लाख रुपए के सामान थे, वो जल गए। मॉस्क का बहुत ज़्यादा मॉनेटरी टर्म्स में कोई नुकसान नहीं हुआ। अमित भी हमारे साथ हैं। अमित, लगभग आप लोग बता रहे थे कि वहाँ पर 12 दुकानें जो है लूटी गई, जलाई गई, तो क्या ये टारगेटेड था? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, वो टारगेट था और ख़ासतौर पे सरकार की निगरानी में सब चीज़ें था। क्योंकि हमने ये भी वहाँ पे देखा कि जो सिटिंग एमएलएज हैं, एमपी है, और वो लोग साथ में रैलियों में थे
और जो रैली में एक लोग नहीं थे, 5,000 10,000 की तादाद में, जैसा कि वहाँ के लोकल लोगों ने बताया। तो जब इतनी जनसंख्या में, खासतौर पर इतनी संख्या में खासतौर पर जो लोग जा रहे हैं, तो सरकार ने उस पर क्या काम किया और सरकार ने सेफ्टी को देखते हुए खासतौर पर क्या काम किया, क्योंकि ये बनाया गया था पूरा कि मुस्लिम दुकानों का शनाख्त करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसको जलाना है, तोड़ना है। जब ये सब कुछ हो रहा तो वहाँ पुलिस भी रही होगी, क्या प्रशासन था या वहाँ से गायब था वो? नहीं, हाँ, वहाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि वहाँ के लोकल जो थे उन्होंने बताया कि पुलिस वाले साथ में थे, पुलिस वाले तमाशा देख रहे थे और मस्जिदों को जलाया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, घरों को तोड़ा जा रहा था, तो ये पुलिस वाले साथ में थे। लेकिन जितनी संख्या थी वहाँ पर लोगों की, उसके हिसाब से पुलिस फोर्स बहुत कम थी। अब आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, क्या सिफारिश करती है, क्या कदम उठाए जाने चाहिए इस मामले में? देखिए, जैसा कि बताया कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया है। मीडिया इसको बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको आगे तक पहुंचाए और हमारी रिपोर्ट है, हम लोग कोशिश करेंगे जिनका भी नुकसान हुआ है उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। उनका जो लाखों रुपए का उनकी मेहनत का जो पैसा है उसको सरकार उसको दे, ठीक है। और हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी हमें लगता है कि कोई किसी को प्रॉब्लम हुई है तो हमने उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो यहाँ भी हम कंप्लेंट करेंगे। आखिरी सवाल मुझे ये बताइए कि आप लोग कह रहे थे कि ये प्री प्लान था, प्रशासन की उसमें शय थी, तो क्या कोई तैयारी की गई थी, किसी तरह की कोई चीज़ की जा रही थी, कोई भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे जैसे हमने दिल्ली में दंगों में देखा था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पब्लिक डोमेन में है, मीडिया में है, जो कि भड़काऊ भाषण चल रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि त्रिपुरा में मुल्लागिरी नहीं चलेगा, तो समझिए कि ये ये प्लान किया गया था। ये इस तरीके से किया गया था कि उनको पता था कि अगर ये जो भाषण देंगे और लोगों को मोबिलाइज करा गया कि हम अगर यहाँ पर अभी नहीं बोलेंगे तो बांग्लादेशी जो है, क्योंकि वहाँ से जब हम गए तो जो अगरतला एयरपोर्ट है तकरीबन आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, बांग्लादेश का बॉर्डर है। तो ये एक बहुत आसान बात है कि जी बांग्लादेशी यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो बांग्लादेशी हैं और वो आसानी से ये बिल्कुल इस्टेब्लिश कर दिया गया कि जो वहाँ की हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं कि जी जो भी लोग हैं ना यहाँ पर, अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारे हिंदुओं पर इन लोगों ने अटैक किया, बांग्लादेश में रोजाना हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा, मारा जा रहा। तो ये एक समझिए कि पूरी की पूरी सोची समझी साजिश के तहत में कराया गया और इसमें बिल्कुल कोई भी कुरेज की बात नहीं है कि प्रशासन मुख्य दर्शक था, वो देखता रहा और लोग जलते रहे और बर्बाद होता रहा। कैमरामैन बीनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और दिल्ली के कारोबारियों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ताजिरों को गोया दिवाली का तोहफा दे दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक खास वेब पोर्टल की। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कारोबारियों को राग़िब करने की कोशिश की। उन्होंने ऐलान किया कि दिल्ली बाजार के नाम से एक वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसके ज़रिए मुल्क और बैरून मुल्क के गाहक यानी ख़रीदार दिल्ली के मुख्तलिफ बाज़ारों से वर्चुअल तरीके से अपनी पसंद की चीज़ें हासिल कर सकते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हम एक दिल्ली बाज़ार के नाम से पोर्टल तैयार कर रहे हैं, वेबसाइट तैयार कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली के हर उद्योगपति को, दिल्ली के हर दुकान को, छोटी हो चाहे बड़ी हो, दिल्ली के हर सर्विस प्रोवाइडर को, प्रोफेशनल को उसमें स्थान मिलेगा। वो अपनी क्या सर्विसेज हैं, अगर कोई दुकान वाला है तो उसकी दुकान में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट को वो वहाँ पे डिस्प्ले कर सकता है उस वेबसाइट के ऊपर, उस पोर्टल के ऊपर। इसके ज़रिए आप अपनी सर्विसेज दिल्ली के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, देश के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, दुनिया के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस पोर्टल पे वर्चुअल बाजार तैयार किए जा रहे हैं। मार्केट्स दिल्ली के हर मार्केट होगी। आप एक्चुअली उस मार्केट के अंदर जाके, इस पोर्टल के अंदर जाके, मार्केट के अंदर घूम के, अगर किसी दुकान में शॉपिंग करनी है उस दुकान के अंदर जाके उस दुकान में शॉपिंग करके आ सकते हैं। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
और ब्रेक के बाद अहम खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के वजीर बराए स्कूल तालीम इंद्र कुमार सिंह परमार के बयान पर सियासी हलचल खूब तेज हो गई है। हम आपको बताएं कि इंद्र कुमार सिंह परमार ने अब तक की तारीख को न सिर्फ गलत पढ़ाने का इल्जाम लगाया बल्कि एजेंडों के जरिए तारीख नवीसी किए जाने का भी इल्जाम लगाया है। मुस्लिम तंजीमों ने वज़ीर तालीम के इस बयान पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे सियासी मुनाफरत से ताबीर किया है। गलत पढ़ाया गया और पढ़ाने का काम भी कैसे कर दिया गया। भारत के एजेंट ढूंढ लिए, लेखक बना दिए, इतिहासकार बना दिए। उन्होंने भारत की जिस भारत को लोग सोने की चिड़िया कहते थे, जिस भारत को लोग समृद्ध भारत कहते थे, जिस भारत को लोग समृद्ध शक्तिशाली भारत कहते थे, जिस भारत को लोग विश्व गुरु कहते थे, यानी ज्ञान की जब हम बात करते तो दुनिया के लोग जिस भारत में आते थे उस भारत के बारे में इतनी भ्रांतियां दे दी गई, फैला दी गई, योजनाबद्ध तरीके से फैला दी गई और वो इतने हावी हो गए कि आजादी के बाद भी हम उन्हीं चीजों को पढ़ाते आए। इस मसले में मेरी ये गुजारिश है और ये कहना है कि तारीख़ तो तारीख़ होती है, न वो गलत होती है न सही होती है। तारीख़ तो तारीख़ के साथ लिखी गई है और उस तारीख़ के लिखने की भी तारीख़ मौजूद है। तो हम जो आज तक पढ़ते आ रहे हैं वो हमने तारीख़ पढ़ी है। और मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ कि हमने उर्दू किताबें पढ़ी, हिंदी किताबें पढ़ी, इंग्लिश भी किताबें पढ़ी। हम बचपन से उर्दू की किताबों में भी हिंदुस्तान की तारीख़ को पढ़ते आ रहे हैं। उसमें श्री राम के वाक़यातों को भी हमने पढ़ा है, महारानी लक्ष्मीबाई को भी पढ़ा है और सीता जी को भी पढ़ा है। तो जब बचपन से हम पढ़ते जा रहे हैं तो उसमें क्या तब्दीली आएगी। हमने रामायण का एक सीन, अल्लामा इकबाल ने भी रामायण के ऊपर बहुत लिखा है। तो इस तरह भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। तारीख़ के अंदर जो हक़ाइक़ हैं वो तारीख़ में मौजूद हैं। अकबर की कहानी भी मौजूद है और महाराणा प्रताप की मौजूद है और शिवाजी। और चलिए इसी पर क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं उसके ताल्लुक से हम जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ भोपाल से मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, तारीख से छेड़छाड़ का जो इल्ज़ाम है इसकी तारीख भी कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है, लगातार ये बातें होती रही हैं और इसके ऊपर सियासत भी खूब की जाती रही है। क्या कुछ अभी वहाँ पर सियासी मंजरनामा? है ना, जिस तरह से मरकज़ी हुकूमत ने नई तालीमी पॉलिसी को नफाज करने का ऐलान किया तो मध्य प्रदेश में उसको इसी सेशन से नाफिज किया जा रहा है। और इस तरह से जो मध्य प्रदेश के वज़ीर बराए स्कूली तालीम इंदर सिंह परमार ने जो बयान दिया है वो इस तरह से अगर देखा जाए तो पिछले 70 सालों की जो तारीख है, जो लिखी गई आज़ादी के बाद जो तारीख पढ़ाई गई है उस पर राज तौर पर कांग्रेस पर हमला किया गया। लेकिन कांग्रेस के जरिया जो है उन्होंने जो अक़लियती तबका उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की है। सवाल सीधी बात यह है कि आज़ादी के बाद जो तारीख लिखी गई है, तारीख के लिखने वाले मुसलमान नहीं है बल्कि तारीख को लिखने वाले जो पढ़ाया जा रहा है, जो निसाब उसकी एक कमेटी होती है, वो दानिशवरों की एक कमेटी होती है, मुअर्रिखीन की कमेटी होती है, वो कमेटी तय करती है कि क्या पढ़ाया जाएगा। और इस तरह से 70 सालों की तारीख पर ज़र्ब लगाना और ये कह देना कि गलत पढ़ाया जा रहा है, उस पर जो है मुस्लिम तंजीमों ने एतराज़ किया है कि हर चीज़ की एक तारीख मौजूद है और तारीख को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जब तारीख लिखी गई वो भी तारीख है और इस तरह से एक ख़ास रंग के नज़रियात को तारीख पर मुसल्लत करने की सियासत को जो है इससे ताबीर किया जा रहा है, जिसको लेकर जमीयत उलमा और दूसरी तंजीमों ने इस पर एतराज़ किया है ना। मेहताब, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अवामी मसले देखे जा रहे हैं, ख़ास तौर पर कोरोना के बाद से हम देख रहे हैं कि जो तालीमी मसाइल हैं तालिब इल्मों के वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के बयानात से बेहतर था कि उन तालिब इल्मों के लिए कुछ काम किया जाता, उनके लिए ज़मीनी तौर पर कुछ काम किया जाता ताकि हम अपने इस मुस्तकबिल को बेहतर कर सकते। क्या इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही? सिर्फ बयानात और उसके बाद के रद्द-ए-अमल पर तवज्जो क्यों दी जा रही है? इसकी वजह यह है कि अगर जो आप बात कर रही हैं तामीरी, मुल्क की तामीर की बात कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर सियासत के जरिए तामीर नहीं बल्कि तनकीस का मामला है। लोगों के जहन को जो है गुमराह करना है और इस तरह से बताना है कि जो अगर
जो भी तारीख पढ़ाई गई है, जो तारीख लिखी गई है, उसमें किस तरह से छेड़छाड़ किया गया है। अब हुकूमत जो है, चाहे मरकज़ की हो या स्टेट की हो, उसके पास दानिश्वर मौजूद है, मोरखिन मौजूद है, और तारीख की हक़ाइक़ में ही रोशनी में तारीख को लिखा जा सकता है। लेकिन जब तक तारीख तभी जब लिखी जाएगी, तो पढ़ी जाएगी, जब उसके पास नौजवानों की नस्ल होगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल आपने कहा है कि मध्य प्रदेश में अगर 2020 की बात करें या 21 की बात करें, एक बड़ा तबका ऐसा तलवा का है जो अपने बुजुर्गों से, अपने वालिदैन से, अपने सरपरस्तों से महरूम हुआ है। उनको जो हुकूमत की जानिब से जो उनको मदद देने की बात की गई थी, या जो उनको रोजगार देने की बात की गई थी, उस पर बात नहीं की जा रही, और उस पर हुकूमत के जरिए ऐलान करने के बावजूद भी आज तक अमल नहीं किया जा सका है, क्योंकि हुकूमत जानती है कि इसके लिए एक बड़े बजट की ज़रूरत होगी। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश हुकूमत का जो सालाना बजट था वो 2,41,000 करोड़ का था, और अब तक मध्य प्रदेश हुकूमत 2,56,000 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है, यानी बजट से ज़्यादा कर्ज हो चुका है। और अगर इस तरह के तामीरी काम करने होंगे तो हुकूमत को इस तरह बजट की ज़रूरत होगी, और इसके लिए हुकूमत जो है, बैठे लोग जो है, कहीं ना कहीं इस तरह की पॉलिसी करते हैं ताकि उस पर सियासत होती रहे और तामीरी काम पे अपने दामन छुड़ा सके, है ना। जी मेहताब, बिल्कुल सही आपका तज्जिया है कि तामीरी कामों की जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। बयानात और उसके बाद के रद्द-ए-अमल को कहीं अब पीछे छोड़ देना ही बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर, यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के एक प्रोग्राम से खिताब किया। अपने इस खिताब में उन्होंने कहा कि 100 साल पहले काशी से अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी हुई थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों से वो मूर्ति कनाडा यूनिवर्सिटी से हमें दस्तयाब हो गई है। अब ये हुकूमत उत्तर प्रदेश को दी जा रही है। 18 नवंबर से प्रारंभ होगा, गोपाष्टमी के दिन से प्रारंभ होगा। स्वाभाविक रूप से एक लंबी दूरी तय करते हुए 14 नवंबर को अपराह्न में यह भारत की अमूल्य धरोहर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति 14 नवंबर को अपराह्न में काशी पहुंचेगी। 15 नवंबर को देवोत्थान एकादशी है, और देवोत्थान एकादशी के अवसर पर काशी में बाबा विश्वनाथ धाम में इस मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आप सब इस बात को अनुमान कर सकते हैं कि 100 वर्ष पहले भारत की एक धरोहर जो चोरी होती है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से वह भारत को वापस प्राप्त होती है। ऐसे ही अन्य तमाम ऐसी कृतियां हैं जिन पर भारत सरकार के स्तर पर कार्य चल रहा है, जिसके बारे में वीसी जी किशन रेड्डी जी ने यहां बताया भी कि उसके अच्छे परिणाम बहुत शीघ्र हम सबके सामने देखने को मिलेंगे। तो आज के न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।